हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ में। तो दोस्तों, मैं शरद पाल आज आपके साथ लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत कॉमन है, जीएस में जिसका एक अहम रोल है, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि जीएस में आपको स्कोरिंग अच्छी करनी चाहिए, नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए ये कंपटीशन गुरु का ज्योग्राफी का ये सेगमेंट। तो चलिए हम बात करते हैं आज की ज्योग्राफी के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि आप एग्जाम के लिए बुक्स में उसे रट के क्वालिफाई कर लें या बुक में रटने के बाद आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्यों इतनी मेहनत करना, आखिर क्यों दिमाग पे इतना लोड देना? बहुत ही आसान है। ज्योग्राफी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। अगर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आप एंजॉय करते हुए समझते रहेंगे तो फिर आपकी ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, ये मेरा 100% दावा है कि ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन आपके गलत एग्जाम में हो ही नहीं सकते हैं। चलिए, ज्योग्राफी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अलग अलग चीजें हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे क्यों इतनी टेंशन लेना, हम है ना आपके साथ। तो फिर बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपका इंटरेस्ट आना, और इंटरेस्ट आपको मैं दिलाऊंगा। एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ क्लियर कराना, यह है मेरा काम। सिर्फ आप अपना 100% हमें दे दीजिए और मैं आपको पूरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान आपके पास दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जियोग्राफी यानी कि भूगोल। देखिए, जियोग्राफी का रोल बहुत बड़ा है, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, हर चीज के लिए ज्योग्राफी का रोल बहुत ही बड़ा है। क्योंकि आपका कल्चर है ना, आपका जो कल्चर है ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी भौगोलिक दशाएं पर। आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, वहां पर क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे आपके घर हैं, वहां पर आपकी भौगोलिक दशाएं बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। यकीन मानिए या फिर आप ध्यान दीजिए कि जब आप प्लेन इलाके में रहते हैं तो आप घर तो कई डिजाइने बनाते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ियों पर रहते हैं तो घर का शेप कुछ ऐसा होता है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि प्लेन की भौगोलिक दशाएं बहुत ही सामान्य हैं, जबकि पहाड़ों की भौगोलिक दशाएं कुछ ऐसी है कि वहां बर्फबारी या स्नोफॉल होने के कारण घर को कुछ इस शेप में बनाना पड़ता है ना। इसीलिए ज्योग्राफी कुछ अलग ही चीज है। आपकी भौगोलिक दशाएं आपके रहन सहन, आपके तौर तरीके भी निर्धारित करती हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी दो तरह की है। बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से, कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें पढ़ना है। ज्योग्राफी दो तरह की है। एक है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, और दूसरी है दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। दो तरह की ज्योग्राफी है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का रोल बहुत ज्यादा है। कारण क्या है? सबसे पहले तो एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए पैटर्न, और वो पैटर्न में ज्योग्राफी का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए बताते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे, अगर मैं आपसे मिलता हूं कहीं पर भी, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जहां पे आप रहते हैं उस जगह के बारे में आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अब कोई भी एग्जाम लेता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट यही करता है कि भाई आप भारत के निवासी हो, आप भारत के रेजिडेंस हो, तो फिर आपको यहां के बारे में तो पता ही होना चाहिए। इसलिए ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का अपना एक विशेष महत्व है। आइए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिफरेंस। भाई, इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर सिस्टम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान यानी कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, और अगर जिस देश में कृषि बहुत ज्यादा है उस देश में इरिगेशन का महत्व बढ़ जाता है, और इरिगेशन का महत्व बढ़ जाता है तो इरिगेशन का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे सुगम सोर्स हमारा इंडियन रिवर है। यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम एक इसका बेहतरीन और अच्छा टॉपिक है। साथ ही साथ माउंटेन्स के बारे में, आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। कहीं पर समुंदर है तो कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ है, तो अलग अलग चीजें हैं।
और इनमें भारत का जो नॉर्थ इलाका है या नॉर्थ हिस्सा है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम का कुछ क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश, यहां पर माउंटेन्स हैं। और इसके साथ साथ ये तो नॉर्थ में, यहां पर जो माउंटेन्स हैं ये है सिर्फ हिमालय। इसके साथ साथ राजस्थान में आपको पता है कि अरावली है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला तक, और तमिलनाडु में ईस्ट में ईस्टर्न घाट। तो इस तरह से हम भारत की जो अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको तो पता ही है कि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि कृषि प्रधान देश है। तो क्योंकि जब भारत एक कृषि प्रधान देश है तो भारत में कृषि का विशेष महत्व है, और इस महत्व में हम भारत की मिट्टियां और भारत की कृषि के बारे में आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जैसे बॉक्साइट, जिंक, कोयला, है ना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से व्यापार किए जाते हैं, कौन कौन से भारत के विकास के लिए सहायक बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स भारत में लगाए गए हैं। साथ ही साथ भारत के ट्राइब्स, भारत के फोक डांस, है ना, इन सब के बारे में भी हम, और इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब के बारे में हम आने वाले समय में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड में सूर्य कैसे आया, और सूर्य के बाद इसके साथ इसके चक्कर लगाने वाले सारे ग्रह एवं उनके उपग्रह कैसे आए। हमारी इस पृथ्वी, दूसरा टॉपिक, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गतियां, मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है, या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी जो पृथ्वी है ना गोल है, इस गोल पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, वोल्केनोज यानी, और अर्थक्वेक के बारे में भी चर्चा करेंगे, और अर्थ की लेयर्स, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई ज्योग्राफी रटने वाली चीज नहीं बल्कि एंजॉय करते हुए समझने वाली चीज है। तो आइए एंजॉय करते हैं, है ना, कहां दिमाग पे इतना बोझ डालना, क्यों दिमाग में इतना टेंशन लेना रट के। आइए हंसते खेलते अगर कोई चीज सीख जाते हैं हम, घूमते टहलते, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए आपको मैं घुमाने ले चलता हूं उत्तराखंड, और शुरू करते हैं एक टॉपिक अपना, है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक पे सरसरी तौर पे नजर मार लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना मजा आने वाला है। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको एकदम स्पष्ट पता चल जाएगा कि कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ के साथ आपको कितना मजा आने वाला है। और ज्योग्राफी शरद पाल यानी कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी, तो मेरे साथ एंजॉय करने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं जो आज का टॉपिक है। मैं चलिए आपको एक रिवर के बारे में बताता हूं, बताया था इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक रिवर के बारे में बताता हूं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र। अब दोस्तों हम गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज हमें जानना जरूरी है कि गंगा नदी का ओरिजिन कहां से हुआ है, आखिर इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड। अब देखो भाई, कल्पनाशील बनो, ज्योग्राफी एक कल्पनाओं का विषय है, इमेजिनेशन आपकी जितनी अच्छी होगी मजा आपको उतना ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम उत्तराखंड चलते हैं, और उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दोस्तों उत्तरकाशी। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तरकाशी। अब दोस्तों इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है। सबसे पहली चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए मस्ती से समझो। उत्तरकाशी जिले में जब हम पहुंचे, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और वहां से लगभग 300 किलोमीटर आगे एक जिला है उत्तरकाशी। जब हम यहां पर पहुंचे तो एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा देखते हैं दोस्तों। इस टुकड़े को हम कहते हैं ग्लेशियर यानी कि हिमखंड। हिमखंड यानी कि बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जहां से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। अब बर्फ है ना, बहुत बड़ी बर्फ है, तो इस बर्फ से पानी लगातार रिसाव हो रहा है, और यही पानी जब लगातार उस बर्फ से पिघल के निकल रहा है तो ये एक स्ट्रीम बन जाती है यानी कि एक धारा बन जाती है। और दोस्तों यही धारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, ये जो ग्लेशियर थी हिमखंड था, इसका नाम था गंगोत्री। तो यही धारा इसी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ती है। इस धारा को दोस्तों हम कहते हैं
भागीरथी रिवर। क्या कहते हैं? भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर थोड़ा आगे बढ़ती है और पहुंचती है देवप्रयाग। ये कहां पहुंचती है? देवप्रयाग। भागीरथी रिवर देवप्रयाग पहुंचती है। अब भागीरथी रिवर के साथ साथ किसी उत्तरकाशी ग्लेशियर के पैरेलल एक और हिल है, एक और पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों सतोपथ पहाड़ी। इसका नाम है सतोपथ पहाड़ी या सतोपथ हिल। यहां से दो नदियों के संयुक्त धाराओं से मिलकर एक नदी का निर्माण हुआ है जिसे हम कहते हैं अलकनंदा। और अलकनंदा केदारनाथ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग से होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है और जाकर मिलती है भागीरथी रिवर से। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करिए कि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी जिसे हम कहते हैं भागीरथी, ये पहुंची देवप्रयाग। ठीक उसी समय सतोपथ पहाड़ी से निकलने वाली अलकनंदा नदी भी पहुंची देवप्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा नदी जब दोनों एक दूसरे से मिल गई तो दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम यानी कि इन्हीं दोनों नदियों की संयुक्त धारा से मिलके जिस नदी का उद्गम हुआ है उसे हम कहते हैं गंगा। मतलब आप कह सकते हैं कि गंगा नदी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, लेकिन अगर ज्यादा सटीक है ना, बहुत कम लोगों को पता होगा। जनरली आप बुक्स में पढ़ते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है, जबकि आप कह सकते हैं चलो एक बार ठीक है, लेकिन सही मामले में सबसे नजदीकी जवाब क्या है कि देवप्रयाग नाम की जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के एक दूसरे से मिलने के बाद जिस धारा का जन्म हुआ इसे हम कहते हैं गंगा नदी। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब गंगा नदी देवप्रयाग से आगे एक फेमस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचती है जिसका नाम है ऋषिकेश। अगर आप ऋषिकेश नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, राफ्टिंग करिए, बहुत ही रोमांचक जगह है। अगर आप लाइफ में एडवेंचर पसंद करते हैं तो गंगा नदी में जाकर ऋषिकेश नाम की जगह पर राफ्टिंग जरूर करिए, जीवन का मजा है। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ना है, ज्योग्राफी को जीना पड़ता है, ज्योग्राफी को एंजॉय करिए। देखिए एक एक चीज आपको दिमाग में पता होगी, आप जहां नहीं गए होंगे ना वहां पे उतनी सटीक तरीके से बता सकते हैं जितना वो नहीं बता सकता जो उस जगह पे गया होगा। ठीक है, तो देवप्रयाग के बाद गंगा पहुंची एक फेमस प्लेस जिस जगह का नाम है ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद गंगा नदी पहुंचती है द्वार। किसके द्वार? हरि के द्वार, यानी ईश्वर के द्वार, हरिद्वार पहुंचती है। गंगा नदी जब हरिद्वार पहुंचती है तो हरिद्वार में गंगा नदी अपने मैदानी इलाकों में एंटर करती है, यानी कि अपने प्लेन्स में एंटर करती है। अभी तक देखिए उत्तराखंड पहाड़ी है, ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ी पे ढलान की तरफ बह रही थी, लेकिन जैसे ही हरिद्वार पहुंचती है ये समतल में यानी कि प्लेन में, मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है। ठीक, हरिद्वार के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और यह उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर से, और बिजनौर से होते हुए ये पहुंचती है कन्नौज। ये कहां पहुंचती है? कन्नौज पहुंचती है। अब दोस्तों जब घूम फिर रहे हो, इस नदी के साथ आप बहते चले ही आ रहे हो, तो सिर्फ बहना क्यों, बल्कि रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है देखते आइए। तो जब इस नदी के साथ आप कन्नौज पहुंचेंगे ना, तो कन्नौज में आपको मैं बताऊंगा, गाइड तो आपका मैं हूं, तो आपको मैं बताऊंगा कि भाई देखो आपके एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कन्नौज किस लिए वर्ल्ड फेमस है। तो दोस्तों कन्नौज वर्ल्ड फेमस है परफ्यूम के लिए, यानी कि इत्र निर्माण के लिए। पूरे विश्व में जो जगह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उस जगह को हम कहते हैं कन्नौज। और परफ्यूम निर्माण के लिए विश्व का दूसरा प्रसिद्ध स्थान है पेरिस। तो जब आप कन्नौज आए हैं तो जरा भाई इमेजिनेशन आपकी देखता हूं कितनी अच्छी है। जब आप कन्नौज आए तो जरा बोर्ड से उतरिए और जाके परफ्यूम खरीद लीजिए। कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको याद आ जाएगा, आपने तो फेमस जगह से परफ्यूम ली थी। चलिए कन्नौज से आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से जब हम आगे बढ़े तो कन्नौज से फर्रुखाबाद होते हुए हम पहुंचते हैं एक और जगह जिसे हम कहते हैं उद्योग नगरी, है ना। उद्योग नगरी क्यों? क्योंकि यहां पर उद्योग बहुत है। ठीक है, और इस शहर का नाम है कानपुर। क्या नाम है? कानपुर। अब जब आप कानपुर पहुंचेंगे तो कानपुर में आप बहुत सी फैक्ट्रियां, बहुत सी यहां पर फैक्ट्री देखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज नोट करिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंगा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कहां पर है, तो आप बता दीजिएगा कि गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है इसी कानपुर शहर में। क्यों? कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, और यहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाला सारा केमिकल और वेस्ट सब जाकर इसी गंगा नदी में मिल जाता है। कानपुर में दोस्तों अब उद्योगों की बात की है, इंडस्ट्रीज की बात की है, तो आप जान लीजिए कौन सी दो इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है कानपुर में।
कानपुर एक तो फेमस है टेक्सटाइल्स के लिए, है ना, यानी कि कपड़ों के निर्माण या कपड़ों के व्यापार के लिए, और दोस्तों दूसरा लेदर के लिए, यानी कि चमड़े के निर्माण या चमड़े के व्यापार के लिए कानपुर बहुत फेमस है, यानी कपड़ा और चमड़ा के लिए कानपुर बहुत फेमस है, ठीक है। और साथ ही साथ कपड़ों के लिए कानपुर उत्तर भारत में बहुत फेमस है, इसलिए दोस्तों कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया कहते हैं, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया है किसे, कानपुर को, ठीक। कानपुर से हम आगे बढ़े और पहुंचते हैं दोस्तों प्रयागराज। कहां पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। जब हम प्रयागराज पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, अब पहली चीज देखिए ट्रिब्यूटरी क्या चीज है, ट्रिब्यूटरी एक ऐसी रिवर, एक ऐसी नदी जो अपने उद्गम से तो निकलती है लेकिन सीधे जाकर समुद्र में नहीं गिरती है, बल्कि जाकर किसी और नदी में मिलती है। तो वो नदी जब किसी और नदी में मिलती है तो जिसमें मिलेगी वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। देखिए इधर से यमुना आ रही है और यमुना प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल गई, है ना, ये है दोस्तों यमुना। यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल गई और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाई। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है दोस्तों, तो आप आंख बंद करके निश्चिंत होकर बता देना कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से आगे हम बढ़े और प्रयागराज से जब आगे हम बढ़े तो पहुंचते हैं, एक शहर है मिर्जापुर, बहुत नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में बड़ा फेमस रहा है ये मिर्जापुर, है ना। कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया, इन सब के लिए बड़ा फेमस रहा। कालीन भैया का व्यापार था यहाँ पर, कालीन का, है ना, लेकिन कालीन के लिए तो थोड़ा बहुत तो है ही व्यापार, लेकिन कालीन के लिए ये जगह नहीं पसंद, बड़ी प्रसिद्ध है। बल्कि मिर्जापुर से और आगे चलेंगे तो हम पहुंचेंगे एक जगह है जिस जगह का नाम है भदोही। ऑफिशियल नेम उसका हो गया है अब संत रविदास नगर, लेकिन ये आज भी प्रसिद्ध है अपने नाम भदोही के कारण। अब आप पूछो कि सर इतना फिर क्या जिक्र करना है भदोही का, तो देखो भाई पूरे विश्व में कारपेट के लिए यानी कि कालीन निर्माण के लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह जो है वो है उत्तर प्रदेश का भदोही, यानी कि संत रविदास नगर, है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताओगे भदोही यानी संत रविदास नगर। और दूसरे स्थान पे आता है दोस्तों हरियाणा का पानीपत। भदोही से कालीन खरीदने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही गजब के रोमांचक शहर पहुंच रहे हैं। इस शहर का नाम है दोस्तों वाराणसी। इस शहर का नाम है वाराणसी। अब दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, वाराणसी गजब का शहर है, अपने मस्त मौला मदमस्त जीवन शैली में ये डूबा शहर बहुत ही गजब का शहर है, ठीक है। वाराणसी देखो नाम से ही स्पष्ट है। अरे स्पेलिंग गलत हो गई क्या? चलिए ठीक है, उसको काटने पीटने का मन नहीं है, एडजस्ट करिएगा। तो वाराणसी, अब वाराणसी का नामकरण की कहानी पहले समझिए भाई। वाराणसी के किनारे से गंगा नदी निकलती है और वाराणसी के अंदर से, यानी कि वाराणसी की जो लोकल नदी है दोस्तों उसका नाम है वरुणा नदी। क्या नाम है? वरुणा। और वाराणसी का मुख्य घाट दोस्तों है अस्सी घाट। क्या नाम है? अस्सी घाट। तो वरुणा प्लस अस्सी मिलकर क्या बन गया? वाराणसी। तो वाराणसी का नामकरण वरुणा नदी और अस्सी घाट के नाम पे हो गया। अपने आप में अद्भुत शहर है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ शहर है, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और संकट मोचन मंदिर इसकी पहचान है। व्यापार में बनारसी साड़ियों का बोलबाला है, पहनावा एकदम मशहूर है। और कभी बनारस जाइए तो बनारस के चाट खाना कभी ना भूलिए, बहुत ही उम्दा। और सुबह सुबह दूध और जलेबी का लुत्फ लेना तो कतई ना भूलिए। कहते हैं उत्तर प्रदेश में दो चीजें, एक लखनऊ की शाम यानी कि अवध की शाम और बनारस की सुबह। तो दोनों अगर कभी मौका मिले तो फिर बनारस की सुबह और अवध की शाम का लुत्फ लेना कभी ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं गाजीपुर। गाजीपुर से होते हुए हम पहुंचते हैं एक और जगह। गाजीपुर से पहले गाजीपुर से पहले एक जगह पड़ती है सारनाथ। सारनाथ, ठीक है। अब सारनाथ किस लिए फेमस है? यहां पर भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगाया गया है, ठीक है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, ठीक। सारनाथ से आगे बढ़े, गाजीपुर होते हुए बलिया होते हुए हम उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं और एंटर कर रहे हैं बिहार के बक्सर में दोस्तों। बिहार के बक्सर में हम एंटर कर रहे हैं। बक्सर से होते हुए छपरा, छपरा से होते हुए पटना, पटना से होते हुए भागलपुर, भागलपुर, और भागलपुर से होते हुए झारखंड में एंटर करते हैं। झारखंड से होते हुए हम वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं और वेस्ट बंगाल में
फरक्का से थोड़ा आगे ये नदी एंटर करती है एक दूसरे देश जिसका नाम है बांग्लादेश। मान लीजिए इस लाइन के दूसरी तरफ है बांग्लादेश, और बांग्लादेश जब ये नदी पहुंचती है तो बांग्लादेश के लोग इसे कहते हैं पद्मा नदी। क्या कहते हैं? पद्मा नदी। बांग्लादेश में पद्मा से एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहते हैं जमुना। जमुना दोस्तों ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। तो पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा मिलती है जिसका नाम पद्मा ही हो जाता है। लेकिन जैसे कि यहां पर आप देखते हैं ना कि एक रिवर जब किसी से जाकर मिलती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, उसी तरह से एक धारा बह रही है, उसमें से एक दूसरी धारा अगर निकल जाए तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिका कहते हैं। तो यहां पर जो पद्मा नदी है दोस्तों, ये पद्मा नदी आप देख रहे हैं ना, पद्मा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है जिसे हम कहते हैं मेघना, जिसे हम क्या कहते हैं? मेघना। और यही मेघना जब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है तो फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा फेमस है, सुंदरवन डेल्टा फेमस फॉर द मैंग्रोव ट्री, कैसुरीना ट्री, सुंदरी ट्री एंड द रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। सिर्फ सुंदरवन डेल्टा में ही ये रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब आपने गंगा रिवर सिस्टम कैसे पढ़ा? भाई गंगा नदी के बारे में आपने ऐसे नहीं पढ़ा कि रट डाला जगह जगह से, आपको पता हो गया। भाई मैंने बताया था ना, अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गंगा कितने स्टेट से होकर पास होती है इंडिया के, तो यार देखो उत्तराखंड से तो निकली थी, आपको पता ही चल गया। उत्तर प्रदेश में देखो इतनी कहानी इसने सुनाई, फिर बिहार पहुंची 3 स्टेट हो गए, थोड़ा सा झारखंड पहुंची 4 स्टेट हो गए, और इंडिया के वेस्ट बंगाल 5 स्टेट हो गए। उसके बाद तो ये बांग्लादेश पहुंच गई थी ना। तो इंडिया के ये 5 स्टेट से होकर पास होती है। गंगा रिवर पासेस थ्रू 5 इंडियन स्टेट्स, ठीक। और गंगा नदी आपने कैसे सीखी? बढ़िया, गंगा नदी में तैरते तैरते, अगर आप इमेजिन रियल में कर रहे हैं तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कुछ दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला है। आपने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ गंगा को फील किया है, सीधे आंख बंद करके गंगा में छलांग लगा दी, और गंगा में मेरे साथ बहते बहते आप उत्तराखंड से सीधे बांग्लादेश के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरे, और रास्ते में हर चीज देखते हुए। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आपको मजा आया या नहीं आया। और इसी तरह से ज्योग्राफी को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेके आया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराएगा। तो जरूर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। किससे? कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ से। मैं शरद पाल, ज्योग्राफी फैकल्टी, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।